हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, इसको कवर अप करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। और उतना तो कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम बना नहीं रहे हैं, नॉर्मल रेंज से है, बस मेरी आवाज़ को सुनिएगा और वर्ड्स को जो हम हाईलाइट करेंगे उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा इस चैप्टर को समझने के लिए। और एक शॉर्ट टाइप का वीडियो रहेगा जिसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को हम कवर अप करने वाले हैं, तो बने रहिए, देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ अगर आप इस चैप्टर में नोटिस करते हैं तो यहाँ पर कुछ फर्स्ट पेज में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कुछ बातें आपको दिखाया गया, जैसे कि ये रहा कि फॉरेस्ट के यूसेस क्या क्या है, फॉरेस्ट से हम लोग को मिलता क्या क्या है। कॉमन सी आंसर है, आप ऐसे लिख दोगे फॉरेस्ट गिव अस मेडिसिनल वैल्यू पर्पस वाले जो भी फॉरेस्ट वुड ये है वो आपको मिलते हैं। देन पेपर इंडस्ट्री के लिए जो ये क्या करें, उसके लिए जो पल्प होता है, पाइन पल्प से बनाया जाता है, वो भी हमको फॉरेस्ट से मिलता है। और इस तरह जितने भी बहुत सारे पर्पस के लिए हम लोग, या वुड्स के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन, जो पुराने टाइम में जो शिप्स, इवन आज के टाइम में बोट्स, ये सब बनाने के लिए तो वुड्स के या तो फॉरेस्ट के बहुत सारे पर्पस है। इवन फ्रूट्स को गैदर करने के लिए, एंड वहाँ के सूखी लकड़ियों से फ्यूल का पर्पस, मतलब होता ना वो पुराने ज़माने में, मतलब जब गैस ये सब नहीं हुआ करता था, चूल्हा, इन सब के लिए तो बहुत सारे पर्पस से फॉरेस्ट का यूज़ है। पहला पॉइंट आपको ये पढ़ना है। सेकंड, अगर आप इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ बताया गया, जैसे कि अगर आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट का केवल एक पार्ट लेते हैं, पार्ट मीन्स एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड, जिसको पैच कहते हैं, तो पैच ऑफ लैंड को अगर आप देखते हैं, एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड में ही केवल 500 टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आपको मिलेंगे। मतलब ज़रा खुद सोच लीजिए, टोटल कंप्लीट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कितने डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ आपको मिलेंगी, ये अपने आप में ही यूनिक है। तो ये पहला चीज़ जो आप यहाँ जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में अगर आप आते हैं, यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, बिटवीन 700 टू 1905 द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। तो पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब, देखो पहले इंडस्ट्री का मतलब होता है ये उद्योग, और फैक्ट्री का मतलब होता है कारखाना। मतलब फैक्ट्री एक छोटा वर्ड है, और फैक्ट्री बहुत सारे जो फैक्ट्रीज जब किसी एक चीज़ के अंडर में आते हैं उसको इंडस्ट्री कहते हैं। या तो ये भी समझ लीजिए, फैक्ट्री जो टर्म है ये फैक्टर से आया है, और फैक्टर का मतलब होता है बेसिकली क्या होता है कि जब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये पालमपुर नाम के चैप्टर में आपने पढ़ा था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इन सबको मिला के कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, तो बेसिकली फैक्टर कहते हैं, और इन्हीं को फैक्ट्रीज कहते हैं। तो बेसिकली फैक्ट्री एक छोटा टर्म है और आपका इंडस्ट्री एक बड़ा टर्म है। तो एक ऐसा समय भी था जब इंडस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 700 टू 1905, और इसी दौरान यहाँ पढ़ पा रहे हैं लगभग 13.9 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो व्हाट डू यू मीन बाय 13.9? चलिए मान के चलिए ना, 14 मिलियन मान के चलते हैं अप्रोक्स। 14 मिलियन का मतलब होता है 140 लाख पेड़। तो ओनली नहीं, मतलब 140 लाख ट्रीज को कट किया गया फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, कल्टीवेशन, पैस्चर, फ्यूल विड, इंडस्ट्रियल पर्पस एक्सेट्रा। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको ये पढ़ लेना है। तो ये है पहला चीज़ जो आपको जानने लायक फर्स्ट पेज में दिया गया था। अब चलिए सेकंड पेज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये अपना पेज नंबर 2 है, और इसको अगर हम आगे बढ़ाएं इससे पहले एक और बात बता दें, ये पूरा चैप्टर जो है लगभग 22 पेजेस का चैप्टर है, और 22 पेजेस में से अगर ये आप एक्सरसाइज और बीच के डायग्राम्स जो है और एक्स्ट्रा पॉइंट जो अगर इसको हटा के देखते हैं तो लगभग आपका ये 18 से 20 पन्ना का चैप्टर है, या मान लीजिए मतलब 18 ही है मान के चलिए। और उसमें भी अगर आप हेडिंग टाइप अगर आप देखते हैं तो लगभग आपको यहाँ पर हेडिंग्स दिखेंगे, वो है 4 हेडिंग्स दिखेंगे। ये थर्ड हेडिंग जिसका नाम है रेबेलियन इन द फॉरेस्ट, ये फोर्थ हेडिंग फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। जावा बेसिकली एक आइलैंड का नाम है जो कि इंडोनेशिया में है, और इंडोनेशिया कहाँ है तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आता है। मतलब इंडिया, अगर मान के चलिए अगर ये इंडिया है तो इंडिया के नीचे जो इधर वाले कंट्रीज है इनको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कहते हैं। तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है। और अभी जो पढ़ रहे थे वाइड डिफॉरेस्टेशन, जो पहला हेडिंग है आप वो पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा एक और हेडिंग पढ़ना है, हेडिंग नंबर 2, जो कि अभी हम ढूंढ ही रहे हैं, हमको कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, ये रहा, द राइट्स ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो इस तरह 4 सब टॉपिक या 4 थीम्स या 4 सेक्शंस जो भी कहिए, इतने में बांटा गया इस चैप्टर को। अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो था अपना थीम नंबर 1 या तो टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है वाइड डिफॉरेस्टेशन। तो आई होप आपने ये समझ लिया वाइड डिफॉरेस्टेशन।
एंड देन इसके अलावा आपने ये भी समझ लिया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इस टॉपिक के अंदर से 2-3 सवाल जो कंफर्म आएगा वो पहला ये है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देन आपको एक और सवाल पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय प्लांटेशन क्रॉप्स, तो वो आपको इसी टॉपिक में आई गेस लास्ट में मिलेगा। ये रहा व्हाट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप, और आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। तो आंसर सुनिएगा, व्हेन ए सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्जर एरिया, जब एक सिंगल प्लांट को या ट्री को या कोई भी क्रॉप को एक लार्जर एरिया में ग्रो किया जाता है तो उसको प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबर, टी, बनाना, कॉफ़ीज़, देन कोकोनट, देन आपकी स्पाइसेस जैसे कि ब्लैक पेपर का फॉरेस्ट्री, सॉरी ब्लैक पेपर फॉरेस्ट्री नहीं, ओके। तो ये सब चीज़ों को जब ग्रो करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। तो आई होप आपने ये भी देख लिया इसमें क्या क्या आ सकता है। एंड बीच में इस चैप्टर का, इस टॉपिक के अंदर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे मतलब सबसे इस पूरे चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, एंड द टर्म इज़ कॉल्ड डेट्रिच ब्रांडिस। तो हमको चलो दिखा देते ये कहाँ है, ये नाम जो भी हम कहानी पढ़ा रहे हैं, सॉरी इसमें नहीं था, वो अगले सेक्शन में है जो कि है आपका राइट्स ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आदमी का नाम लिखा होगा, ये रहा डेट्रिच ब्रांडिस। ये कौन है अगर आप पूछेंगे तो देखो बेसिकली पॉइंट क्या है, जब इंडिया में इंग्लैंड वाले रूल करना स्टार्ट कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उनको लगा कि इंडियंस जो है फॉरेस्ट को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। कैसे, जैसे कि इंडिया में एक चीज़ हुआ करता था जिसको हम लोग कहते हैं रतन जोत के पत्ते। रतन जोत के पत्ते ये जो है बेसिकली क्या कहते हैं, ये एक बायोफ्यूल के रूप में यूज़ किया जा सकता है। बट इंडियंस क्या करते थे, जो ट्राइबल पीपल्स थे वो उसको मसाला बना के खा जाते थे। तो इससे नाराज़ होकर और इससे ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अनपढ़ गँवार लोग जो इसको यूटिलाइज़ करें बेकार वे में, इससे अच्छा क्या करें हम लोग उनसे ये ज़मीन ले लेते हैं, छीन लेते हैं और अपने पर्पज़ से, कमर्शियल पर्पज़ से मतलब बेचने के पर्पज़ से यूज़ करेंगे। लेकिन उसके लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए, एक फॉरेस्ट लॉ होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए और कोई एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए। इसीलिए एक जर्मन एक्सपर्ट आदमी को इंडिया में बुलाया गया जिसका नाम था डेट्रिच ब्रांडिस। तो ये टॉपिक आप अगले में पढ़ोगे जिसका नाम है सेक्शन नंबर 2 में। और ये कौन थे, बेसिकली एक जर्मन एक्सपर्ट है, साथ ही साथ ये फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है इन इंडिया। साथ ही साथ ये वही आदमी थे जिन्होंने फॉरेस्ट लॉ को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया, आप ये पढ़ोगे। साथ ही साथ ये वही आदमी जिन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को स्टार्ट किया। साथ ही साथ यही वो आदमी थे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले। और इनका जो सिस्टम ऑफ अप्रोच था इसको कहते थे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। एंड यही वो आदमी थे जिन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला था देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। तो बेसिकली इस आदमी के बारे में एक सवाल आप कंफर्म मतलब कंफर्म उम्मीद कर सकते हो इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ओके। देन आगे बढ़ते चलिए, तो वापस आते, आगे क्या वापस आते, ओके। वापस अगर आप आते हैं तो यहाँ पर प्लांटेशन के बारे में बता रहे थे। देन इस पेज में अगर आप देखेंगे बेसिकली क्या है, बेसिकली इसमें ये बोला जा रहा है कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, मतलब रेलवे कंस्ट्रक्शन। देखियो कभी जो ट्रेन जो पटरी होता है, जैसे कि मान लीजिए ये पटरी है, इस पटरी के बीच में जो ये डाला जाता है इसको कहते हैं स्लीपर्स कहते हैं। स्लीपर्स स्पेलिंग देख लीजिए, ये रहा स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। तो स्लीपर्स डालने के लिए पहले लकड़ी का डाला जाता था आज, और वो भी साल ट्री का, और भी कोई ट्री है यहाँ पर नाम लिखा होगा यहाँ पर बेसिकली, तो उसका यूज़ किया जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अब सीमेंटेड बनता है, लेकिन पहले ये सीमेंटेड नहीं होता था, ओके। कहीं पर लिखा होगा उस वुड का नाम जिससे ये बनाया जाता था, जैसे कि भूल रहे कहीं होगा, ओके, देखना पड़ेगा। तो बस इतना समझ लीजिए कि ट्रीज़ का बहुत यूज़ होता था। इवन कितना ट्रीज़ कटता था वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि यही पढ़ लीजिए ना, यहाँ पर लिखा है लगभग 1880-60 के दौरान 25,500 किलोमीटर 25,500 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया, और जिसके लिए बहुत सारे ट्रीज़ को काटा गया, ये किया गया, वो किया गया। और इवन एक यहाँ पर ये पढ़िएगा, मद्रास प्रोविडेंसी या तो मद्रास प्रेसिडेंसी में केवल लगभग 35,000 ट्रीज़ को काटा गया एनुअली मतलब सालाना 35,000 पेड़ों को काटा गया। किस पर्पज़ से? स्लीपर्स बनाने के पर्पज़ से। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं इंडिया में डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारा कुछ यहाँ पर कट रहा था, काटा जा रहा था। और जब एक और बात, ये रेलवे ट्रैक बिछाने का मेन पर्पस इंडिया को डेवलप करना नहीं था, वो पर्पस था उनको जो इंडिया के जो रिसोर्सेज थे उनको लेके वो बंदरगाह तक जाना था। बंदरगाह मीन सी पोर्ट। जैसे कि मान लो इंडिया से अगर वो जाना चाहते हैं इंग्लैंड, तो गुजरात बंदरगाह तक सामानों को पहुंचाना पड़ेगा। और गुजरात तक पहुंचाने के लिए खुद बताइए ना, 10 ट्रक में सामान ले जाना आसान रहेगा या एक ही ट्रेन में सामान ले जाना आसान रहेगा? तो आंसर इज कॉल्ड 1 ट्रेन, ओके। तो इसी पर्पज़ से पटरियों को बिछाया गया, क्योंकि एक बार खर्चा पड़ेगा लेकिन बार बार आपको वो कॉस्ट नहीं पड़ेगा, और
एक ही ट्रेन से सब काम हो जाएगा, तो इसलिए रेलवे नेटवर्क को बिछाया गया। ये सब आपको जानना है, बस ऐसे ही हम बता रहे हो कि आगे तो इस टॉपिक में क्या पढ़ना है अगर आप पूछोगे। ये तो ठीक है, सेक्शन 1 समझ रहे हैं कि इसमें डिफॉरेस्टेशन का डेफिनेशन पढ़ना है और डिफॉरेस्टेशन क्यों किया गया ये पढ़ना है। और उसके अलावा फिर आप क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर बस ये स्टोरी टाइप दिया गया कि कितना कितना कटा, कितना काटा गया, किस समय के बीच में कितना ज़मीन उगाया गया, मतलब कल्टीवेट किया गया फॉरेस्ट को क्लीन करके। देन टिम्बर क्यों काटा क्यों जाता था, इसका पर्पस पूछा गया। तो वही है स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड शिप्स, ये दो मेन टॉपिक है, शिप्स एंड रेलवेज आपको याद रखना है। मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या हुआ था आपको ये बात यहाँ पर याद रखना है। तो ये है सेक्शन फर्स्ट के इंपॉर्टेंट थिंग्स। सब सेक्शन 2 में आए और एक और चीज़ था प्लांटेशन क्रॉप्स क्या है आपको यहाँ पढ़ना है। सेक्शन 2 में अगर आप आते हो तो राइस ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, राइस मतलब उगना, कमर्शियल मतलब बेचने के पर्पज़ से, फॉरेस्ट्री मतलब जिस तरह एग्रीकल्चर होता है जिसमें वेजिटेबल्स को ग्रो और बाकी अन्य चीज़ों को सिरियल्स क्रॉप्स ये सब को उगाया जाता है, उसी तरह फॉरेस्ट्री में जंगल का कल्टीवेशन किया जाता है। जंगल मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ का, ओके। और एक और बात, जंगल और फॉरेस्ट सेम नहीं होता, ये कभी अलग वीडियो में आपको अलग से बता देंगे, या तो चलिए इसे बता देते, सुन लीजिए। फॉरेस्ट क्या होता है बेसिकली, जब आप उसको वन कहते हैं हिंदी में, फॉरेस्ट वो होता है जहाँ पर सनराइज फॉल होता है, सूरज की किरणें पड़ता है। लेकिन जब इसी जंगल के, इसी फॉरेस्ट के और आप अंदर जाते हो, वहाँ पर जब बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ रहता है, जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ पर सूरज की किरणें ना पड़े, वैसे एरियाज़ को बेसिकली कहा जाता है जंगल। बट लोग क्या कहते हैं, जंगल और फॉरेस्ट को सेम मान के पढ़ाते हैं। सेम लाइक दैट टीचर एंड गुरु, टीचर को अध्यापक कहते हैं और गुरु को मास्टर्स कहते हैं। बट लोग क्या कहते हैं, टीचर को ही गुरु मान बैठते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप लाइफ में पढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो एक सवाल जो हम बार बार कह रहे हैं, ये डेट्रिच ब्रांडिस से तो कंफर्म आएगा, इनके बारे में पढ़ लेना। देन क्या पता सीधा एग्जाम पूछ दे कि डेट्रिच ब्रांडिस द्वारा जो लाया गया जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नाम का जो सिस्टम था, इस सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, मतलब व्हाट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो आप बस इतना लिख के थोड़ी आओगे, इट इज़ ए सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय डेट्रिच ब्रांडिस, तो इतना से काम नहीं चलेगा। एक अच्छा डेफिनेशन आपको यहाँ मिलेगा, देख लीजिए, ये रहा। जो न्यू वर्ड्स है, या तो ग्लोसरी कहो या साइड बॉक्स कहो, इसमें इसका आंसर दिया गया, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ए सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोल बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन विच ऑल ट्रीज आर कट एंड द न्यू वंस आर प्लांटेड। बट होता ऐसा नहीं था, प्लांट तो होता नहीं था लेकिन कट ज़रूर होता था, ओके। तो ये चीज़ें भी हो गया। देन हाउ वेर द लाइफ्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, ये 2 के अंदर पढ़ा रहे हो कि। और एक और बात यहाँ भी पढ़ लीजिएगा, जो फॉरेस्ट लॉ लागू किया गया था, फॉरेस्ट एक्ट, इसके बाद क्या हुआ, बेसिकली फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया। वन इज़ कॉल्ड द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, वन इज़ द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वन इज़ कॉल्ड द विलेज फॉरेस्ट। जो पीपल से इसमें सबसे बेस्ट फॉरेस्ट किस में होता था, तो वो आपके रिजर्व फॉरेस्ट में होता था। और विलेजेस कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, और उनको अगर कुछ लेना है तो वो विलेज फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से ले सकते हैं, लेकिन पहले वाले से नहीं ले सकते। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, हम अपने मन से नहीं पढ़ा रहे, आप पढ़ सकते हो कि। देन अगर आप इस टॉपिक में आते हो, हाउ वेर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, तो खुद बताओ ना कैसे। अगर मान लो कहीं रहते हो, वहाँ पर कोई और आके आपका प्लेसेस छीन ले, तो आपको कैसे कैसे दिक्कतें होंगी, क्या क्या दिक्कत होंगे। तो आंसर कॉमन है, जैसे कि आपको दो, यहाँ देखो, विलेजेस बेसिकली फॉरेस्ट का यूज़ क्यों किया करते थे, फूड, फ्यूल, लीव्स, फॉरेस्ट्री बहुत सारे पर्पज से यूज़ किया करते थे। लेकिन जब इनसे जंगल छीना गया तो इनका अगर एक वर्ड पढ़े है ना, दैट इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस क्राइसिस। हिस्ट्री में कभी आपने पढ़ा होगा सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब जो डे टू डे इनका जो लाइफ है वो बिगड़ गया, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ, ये सब इनसे छूट गया। इनका जंगली इनका घर था, इनसे बहुत कुछ इनका रिसोर्सेज छीना गया और इनको अपना ही रिसोर्स उठाने से मना किया गया, और इनको ये सब दिक्कतें यहाँ पर दिया गया। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एंड जैसे कि और क्या है, वही है कि फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स जो न्यूट्रिशन वैल्यू के थे उनसे मना किया गया, हर्ब्स फॉर मेडिसिन पर्पस से लेने से मना किया गया, फूड फॉर एग्रीकल्चर टूल्स ये उनसे मना किया गया। मतलब एवरीथिंग जो जंगल में था उनसे छीन लिया गया, बस आपको ये समझ जाना है, यहाँ पर ये बताया गया, ओके। देन ये सब तो मतलब आपको नहीं कहेंगे, पढ़ लीजिएगा, आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। देन उसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि मेन टॉपिक है, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स आफ्टर अफेक्ट कल्टीवेशन। सोचो पहले के लोग वहाँ पर अलग अलग चीज़ें कल्टीवेट करते थे, लेकिन फॉरेस्ट रूल लागू होने के बाद पीपल्स को वहाँ पर कल्टीवेट करने से मना किया। और एक और बात देखिए, ये पीपल्स कौन है, ये कोई अमीर लोग नहीं थे, ये बेसिकली जंगल में रहने वाले, फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके बारे में बताया जा रहा है। और कुछ अगर आप पूछेंगे कि सर कुछ इंडिया के कुछ नामी नामी ट्राइबल ग्रुप्स के नाम बताइए, तो हम कुछ नाम बताते हैं, संताल ट्राइब, देन मुंडा ट्राइब, देन आपका और भी गोंड ट्राइब, बिल ट्राइब, जरेवा ट्राइब, देन मटाई ट्राइब। तो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया में रहते हैं, बस आप इतना मान के चलिए, ओके। फिर
यही है, यहाँ पर एक और नाम आपको करना है, डेफिनेशन वाइज एक और नाम पढ़ लीजिएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब एक बात सुनिएगा, जिस तरह आपने प्लांटेशन क्रॉप नाम का एक टर्म सुना मेरे मुंह से, मतलब इस वीडियो में, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये टर्म भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये टर्म वाइज में आपको पूछा जा सकता है। और एक और टर्म बताए थे, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो ये टर्म्स कंफर्म पढ़ लीजिएगा, ओके। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लिखा होगा कहीं ना कहीं, देख लीजिए, ये रहा। स्वीडन एग्रीकल्चर भी इसको कहते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये बेसिकली होता क्या है, तो उसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है कि एक पार्ट को जला दिया जाता है और दूसरे पार्ट में खेती किया जाता है, या तो जंगल उगाया जाता है। और जब दूसरा जंगल काट लिया जाए तो उसको आग में लगा दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है, क्योंकि उसका फर्टिलिटी जो होता है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जो मिट्टी में होता है, वो फर्टिलिटी रिप्लेनिश हो जाए, इसलिए उसमें आग लगा दिया जाता है। तो इस तरह एक बिग पैच ऑफ लैंड को 2 हिस्सों में बांट लीजिए, एक तरफ आग लगा दीजिए और एक तरफ नॉर्मल में रखिए। जब एक का उग जाएगा तो उसको काट के दूसरे में आग लगा दीजिए, फिर दूसरे को छोड़ पहले, मतलब इस तरह अल्टरनेटिव एक मेथड होता है। इसी को जिम कल्टीवेशन, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसी को स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन, इसी को बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है, ओके। तो ये चीज़ भी आप पढ़ लेंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। और अगर आगे बढ़ते हो आप यहाँ से, तो बेसिकली यहाँ पर आप आगे बढ़ते आ जाओ। हु कुड हंट, जो हंट कौन कर सकता है, ये टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो बेसिकली यहाँ पर जो बिग रूलर्स होते थे उन्हीं को हंटिंग करने का परमिशन दिया जाता था। जैसे कि एक नाम बस आपको दिखाना चाहेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप दो नाम देखिएगा। सबसे पहला ये रहा, यहाँ पर एक जॉर्ज यूले नाम का एक नाम दिख रहा होगा, जो कि बेसिकली कौन है, एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था। इन्होंने अकेले 400 टाइगर्स को किल किया था। और एक और नाम ये रहा, महाराजा ऑफ सरगुजा। इन्होंने अकेले देखो लगभग 1157, है ना, 1157 टाइगर्स को मारा, 2000 लियोपोर्ड्स को मारा, और ये सब काम हुआ। तो ये कुछ नाम याद रखिएगा क्या था जो भी है। देन न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज बिगान होने लगा विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। एंड कुछ ऐसे नाम जो आप पहली बार सुनोगे और आने की संभावना है, मतलब टीचर टू टीचर डिपेंड करेगा वो ये क्वेश्चन दे या ना दे, लेकिन ये आप जान सकते हो कि कुछ नई चीज़ें हैं। जैसे ये रहा, यहाँ पर एक नाम पढ़ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड मुंडुरुकू पीपल, जो कि ब्राज़ीलियन अमेज़न, मतलब अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है, ये 8 देशों से गुजरता है, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका में। और इस ब्राज़ील से सबसे ज़्यादा गुजरता है आपका कौन सा रिवर, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिवर जो भी है। और वहाँ के कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को मुंडुरुकू कहते हैं, जो कि कहाँ पर रहते थे, हाई ग्राउंड्स में रहते थे। और ये क्या कल्टिवेट करते थे, मैनियोक नाम का चीज़ कल्टिवेट करते थे। और इनसे भी बाद में क्या करने लगे, एंड दे बिगैन टू कलेक्ट लैटेक्स फ्रॉम द wild rubber trees for supplying to traders, and gradually they descended to live in trading posts and became completely dependent on traders। मतलब जो एक ज़माने में इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, बाद में जाके क्या बन गए, डिपेंडेंट हो गए किनके, ट्रेडर्स के। ट्रेडर्स कौन है, व्यापारी लोग। तो कहीं ना कहीं इनका जीवन बेकार हो गया, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। और भी कुछ ट्राइबल पीपल जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनका भी यहाँ पर नाम दिया गया है। जैसे कि यहाँ नाम पढ़ सकते हैं, ये रहा कुछ नोमैडिक एंड पेस्टोरल कम्युनिटीज़ का नाम दिया गया है। खोरावा, कराचा, येरुकुला, मद्रास प्रोविडेंस के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स का नाम था। और इनको क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से पुकारा जाता था, नॉट बाय दमसेल्फ बट बाय द ब्रिटिश और द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ओके। एंड वाई डू वी कॉल दम कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश को, बिकॉज देखो कॉलोनी का मतलब होता है जब अलग कंट्री में जाके जब ब्रिटिशर्स छोटे छोटे कॉलोनीज बना के राज किया करते थे और उनको अपना मेन पावर में रखते थे, तो उसको कॉलोनी कहते थे। और इस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते हैं, ओके। और नीचे आओगे तो आसाम का कुछ ट्राइबल का नाम दिया गया, जैसे कि संताल, ओरोन ट्राइब इन झारखंड एंड गोंड ट्राइब इन छत्तीसगढ़। तो ये ट्राइबल पीपल्स के नाम भी आपको पढ़ के जाना है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 में। आई होप आपको दोनों सेक्शन समझ आया होगा। ऑलरेडी वीडियो 17-18 मिनट 19 मिनट का हो चुका है। चलिए अब भगा के बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप इंपॉर्टेंट वाइज देखेंगे तो कुछ ट्राइबल पीपल्स और उनके लीडर्स का नाम आपको पढ़ना है। जैसे कि चलो नाम दिखाते हैं आपको, ये रहा सिद्धू एंड कन्नू, ये थे आपके संताल ट्राइब के लीडर्स थे। बिरजा मुंडा जो कि छोटा नागपुर रीजन जो कि झारखंड में, वहाँ के लीडर थे, मुंडा ट्राइब के। अल्लूरी सीतारामा राजू जो कि आंध्र प्रदेश में थे और वो वहाँ के ट्राइबल लोग के लीडर थे। इनको फोल्क हीरो भी कहा जाता है, ओके। और ये कहते थे कि हमको बुलेट भी लग जाए तो भी हम नहीं मर पाएंगे, हम भगवान के भेजे हुए ये है वो है। बट इवन देन इनको एक्सिक्यूट कर दिया गया, मतलब ब्रिटिश द्वारा मार दिया जाता है, ओके। तो ये यहाँ पर कुछ नाम है जो आप जान सकते हो। आगे बढ़ते हैं, द पीपल ऑफ बस्तार नाम का टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए
तो पीपल ऑफ बस्तार का टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो पहले ये समझिए कि बस्तार है क्या। तो पीपल ऑफ बस्तार का मतलब पीपल जो कि बस्तार के हैं। तो बस्तार बेसिकली एक प्लेस का नाम है, एक रीजन का नाम है जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। मतलब मध्य प्रदेश स्टेट जिसको जो कि इंडिया के सेंटर पर है, वहाँ से अगर आप थोड़ा साइड में जाते हैं तो उससे काट कर एक नया स्टेट बनाया गया छत्तीसगढ़। और इस छत्तीसगढ़ का एक प्लेस का नाम है बस्तार रीजन। और इसी बस्तार रीजन के कुछ लोगों के साथ क्या चल रहा था इसका एक स्टोरी दिया गया है इस पूरे पेज में। जैसे कि आप यहाँ पढ़ लीजिए, व्हाट इज़ बस्तार। हम ये इस तरह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या पता आपको एग्जाम में ज्योग्राफिकली पूछेगा कि बस्तार का ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में लिखिए, तो पढ़ लो। बस्तार एक सदर्न मोस्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ का, जो कि आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र के बॉर्डर के साथ भी टच करता है। ये एक प्लेट्यू है। देन इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्लेन इसके साउथ में है, यहाँ पर नॉर्थ में वो है, और साउथ में गोदावरी प्लेन है। यहाँ पर इंद्रावती रिवर जो है ईस्ट टू वेस्ट बहती है। यहाँ पर रहने वाले कुछ ट्राइबल पीपल्स कम्युनिटीज़ के नाम दिया है, मुरिया, गोंड, दुर्वास, भतरास एंड हलवास। तो ये कुछ ट्राइबल पीपल हैं। इनका लैंग्वेज अलग अलग था, बट इनका कस्टम जो होता है, मतलब कस्टम एंड बिलीफ रिचुअल्स ये सेम होता था। देन पीपल ऑफ बस्तार जो है अपने विलेज की जो ज़मीन है वो भगवान द्वारा दिया गया ऐसा माना करते थे, और इन रिटर्न उनको कुछ कल्टिवेट करके फेस्टिवल के रूप में उनको देना पड़ेगा भगवान को, ऐसा भी माना करते थे। ये सब स्टोरी यहाँ पर दिया गया है। और एक और बात, यहाँ पर एक तरह का टैक्स लगता था पीपल पर, उस टैक्स सिस्टम को कहते थे देवसारी, दांड और मान। तो ये सब कुछ बातें हैं। अगर मान लो, और ये कब लगता था, जैसे कि मान लो यहाँ पर आंसर है, इफ़ द पीपल फ्रॉम वन विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द अदर फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज, देन उन पर जो टैक्स लगे उनको कहते थे, ये सब नामों से पुकारा जाता था। ओके। देन फियर ऑफ पीपल्स। तो फियर ऑफ पीपल्स में बेसिकली आप पढ़ोगे क्या, मतलब वही है कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। अगर कोई आदमी जंगल से, फॉरेस्ट में से वुड, कौन सी फॉरेस्ट से, प्रोटेक्टेड नहीं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, अगर वहाँ से कुछ लेता हुआ दिखाई दिया, पकड़ा गया, तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, उनके साथ टॉर्चर किया जाता था, ये वो, इवन मार भी दिया जाता था कि लोगों के मन में डर बैठ पाए। तो ये सब स्टोरी इसमें दिया गया, पढ़ सकते हैं। एंड बेसिकली इस वाले पैराग्राफ में आपको एक स्टोरी दिया गया जो कि है दुर्वास ऑफ द कंगार फॉरेस्ट। एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था दुर्वास ऑफ द कंगार फॉरेस्ट में। और यहाँ पर हुआ क्या था, बेसिकली कोई गुंडादूर नाम का कुछ स्पीकिंग वाले पीपल थे जो कि नेथानार नाम के विलेज में रहते थे। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये वो वगैरह वगैरह। ये स्टोरी टाइप आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। देन इन्होंने रॉबिंग करते थे, ये लोग ये करते थे, जैसे यहाँ लिखो, ये बाजार वेयर लूटेड, द ऑफिशियल्स हाउस वेयर। मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते थे, ब्रिटिश को मारते थे छुप छुप के, गोरिल्ला वार टेक्निक यूज़ करके ब्रिटिशर्स को परेशान करते थे। रीज़न वही है, इन पर जब अत्याचार होगा तो ये लोग भी उल्टा कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। तो वो सब यहाँ चल रहा था। ओके। यहाँ पर एक आदमी का नाम दिया, जैसे मैंने बोला, विलियम वार्ड। ये कौन था, एक मिशनरी थे जो कि इन सब चीज़ें, इवेंट जो भी हो रहा है इस ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के कारण, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किए और उन्होंने कुछ कहा। तो वो क्या कहा था यहाँ पर दिया गया। बेसिकली आपसे सवाल ये पूछेगा कि ये जो शब्द है किनका है, तो बस आपको नाम याद करना है, विलियम वार्ड। ओके। तो ये टॉपिक भी हो गया आपका। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पर अगर आप पूछोगे कि कुछ पढ़ने लायक है क्या, तो यहाँ है क्या, ऐसा पूछोगे तो हमको कुछ खास नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ ये सब पढ़ सकते हो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रपोज किया गया था कि 4600 फॉरेस्ट काटा गया है साल ट्री को, और उनको रिप्लेस करना है ट्रॉपिकल पाइन से, क्योंकि ट्रॉपिकल पाइन क्या प्रोवाइड करता है आपको, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। तो देख सकते हो क्या हो रहा था 1970 के दौरान, ये सब एक दिखाया जा रहा है। ओके। और इतना कहानी था इंडिया का। इसके बाद अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर एक हेडिंग है, पढ़ो, नाउ लेट अस मूव टू द अनदर पार्ट ऑफ एशिया दैट इज कॉल्ड द इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम की राजधानी है नुसंतरा, और इससे पहले था जाकार्टा। तो ये नुसंतरा के आसपास एक आइलैंड है, जो बहुत सारे आइलैंड है। इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड। आर्किपेलागो का मतलब जब एक कंट्री को अलग अलग पार्ट्स ऑफ आइलैंड्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, उसको आर्किपेलागो कहते हैं। एंड इस देश की बात अगर किया जाए और पॉपुलेशन वाइज, ये दुनिया के 4th नंबर पर है पॉपुलेशन वाइज। ओके। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बेसिकली हम आपको ये बताना चाहते थे, बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जैसे कि जावा, सुमात्रा, बाली, और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर उसी में से एक जावा आइलैंड का कहानी बताया जा रहा है, जहाँ पर जंगल को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था। जिस तरह इंडिया में ट्रॉपिकल पाइन्स को उगाया जा रहा था साल ट्री को हटाकर, उसी तरह जावा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में, वहाँ पर भी फॉरेस्ट को बदला जा रहा था। बाई हुम, अगेन द ब्रिटिश नहीं। यहाँ पर अब डच का स्टोरी स्टार्ट करना है। मतलब इंडिया में थे ब्रिटिश और इंडोनेशिया में थे डच। तो ये डच का एक स्टोरी दिया गया है कि, और ऐसा भी नहीं कि केवल डच थे, वहाँ पर ब्रिटिश भी था। तो ये दोनों ने क्या किया उस देश के, उस आइलैंड के साथ, तो ये स्टोरी दिया गया। आई होप इतना स्टोरी सुन ली। अब ये स्टोरी आप खुद से कर पाओगे, लगभग वही 4-5 पेजेस का है, या बोलोगे तो
चलो हम भी कुछ देख लेते, कुछ बोलने लायक हो तो बता देते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है, फिर आप पक ना जाओ, बोर ना हो जाओ, या ऑलरेडी हो ना गए हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक नाम है वुड कटर्स ऑफ जावा। जावा के वुड कटर्स का एक नाम बताया, कहानी बताया गया। कलांग्स ऑफ जावा वेर द कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर। तो यहाँ पर एक स्किल्ड फॉरेस्ट कटर का ग्रुप था जिसका नाम है कलांग्स। ओके, जो कि जावा में रहता था। और ये कौन से किंगडम के अंडर आते थे? मातरम किंगडम के अंदर आते थे। और 6000 कलांग फैमिली जो है दोनों किंगडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। बिटवीन द टू किंगडम्स विदाउट देयर एक्सपर्टीज इट कुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट तेक। एंड तेक एक तरह का ट्री होता है, तेक ट्री। ओके, एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेस। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि कोई राजा महाराजा कोई महल बनाना चाहता है तो जब तक ये लोग फॉरेस्ट काट के देंगे नहीं, ये लोग तेक का लकड़ी काट के देंगे नहीं, तब तक कोई यहाँ पर कुछ बना नहीं सकता, कोई पैलेस वैलेस नहीं बना सकता। लेकिन when the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalangs work under them. In 1770, the Kalang resisted by attacking a Dutch fort at Jauna, but the uprising was suppressed. तो जो हर जगह जैसा होता है वैसा यहाँ भी हुआ। जो कलांग्स थे वो ब्रिटिश के अंदर काम करना नहीं चाहते थे, ब्रिटिश ने डच के अंदर, तो उन लोग को साथ मारपीट किया गया और फाइनली इनका जो मूवमेंट था उनको सप्रेस कर दिया गया, कलांग्स के मूवमेंट्स को। और वहाँ पर किसका राइस हो गया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का राइस हो चुका है। और यहाँ भी जिस तरह इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लागू किया गया था बाय डाइट्रिच ब्रांडिस, यहाँ पर किसने लागू किया? डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को लागू किया गया। उसका भी एक आंसर दिया है यहाँ पर। एक चलो कुछ अलग टाइप 2-3 वर्ड देख रहा है। जैसे सबसे पहला ये रहा, जो वर्ड है वो है ब्लैंडोंग डाइस्टेंट सिस्टम। तो ये एक उस सिस्टम का नाम था जो कि डच द्वारा वहाँ पर इम्पोज किया गया था। मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे जो डच द्वारा जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस किया गया था इंडोनेशिया या तो जावा आइलैंड में, उस फॉरेस्ट्री का नाम क्या था? तो वो ये था। नेक्स्ट है समीन्स चैलेंज। तो ज़रा देखते हैं कि अभी समीन क्या है और इनका ये चैलेंज क्या है। ओके, तो बोला गया कि सुरोंटिको समीन ऑफ रेंडू ब्लैंटंग विलेज ए थिक फॉरेस्ट विलेज बिगैन क्वेश्चनिंग द स्टेट ऑनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये बेसिकली क्या है? एक विलेज है जो कि तेक विलेज है, यहाँ पर बहुत सारे तेक का पेड़ हुआ करता था। उन्होंने एक सवाल उठाया अबाउट द ऑनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट, ये जंगल किसका है, ये वन किसका है। और फाइनली द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड वाटर अर्थ एंड वुड, सो इट कुड नॉट बी नॉट ऑन इट। मतलब एक राज्य द्वारा नहीं बनाया जाता है ज़मीन, पेड़ पौधे जो भी है, तो इसलिए ये ज़मीन इस राज्य का नहीं, ऐसा ये समीन गाँव के लोग कहते थे। एंड एमंग्स दोज हु हेल्प्ड ऑर्गेनाइज इट वेर समीन सन्नीलो। एंड बेसिकली समीन एक आदमी का भी नाम है जो कि सॉरी हम गलत बता रहे थे। सोरोंटिको समीन जो है ये रेंडू ब्लैंटंग विलेज के रहने वाले कोई आदमी का नाम था और उसका सन्नीलो ने उनको मदद किया ये सब इंसिडेंट करने में। और फाइनली 3000 फैमिली ने इस आइडिया को सपोर्ट किया और समीन ने प्रोटेस्ट किया इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और टैक्स देने से परफॉर्म करने से मना कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ वो नहीं बताया, बस इतना सा एक स्टोरी दिया गया। और यही रहा इंडोनेशिया का आइलैंड और फोटो सब दिया गया, जावा आइलैंड जो भी है ये सब। ओके, और यहाँ पर कुछ आइलैंड्स के नाम भी दिया गया जैसे सुमत्रा, कालीमटान, वेस्टेरियन, तो ये सब कुछ नाम है। ओके, देन वार एंड डिफॉरेस्टेशन। अब कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान का कुछ कहानी यहाँ पर बताया गया है, वो भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत ही लेंथी हो रहा है इसलिए हम रोक रहे हैं और कुछ नहीं इसका कहा रीज़न। देन कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे थे, इसका कोई टॉपिक दिया गया, फिर से अगेन पढ़ लीजिएगा अगर आपको अच्छा ना लगे। मतलब अगर आप चाहते हो कि नहीं इसको भी ज़रा लेंथी में समझाओ ये क्या है, इसके अंदर क्या लिखा, तो बताइएगा, बता देंगे। और ये सब बताकर आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आई होप कुछ हद तक ठीक ठाक आपको समझ आया होगा। अगर आया हो तो अच्छी बात है, ना आया हो तो इम्प्रूव करेंगे और क्या है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो के लिए इतना ही और बने रहिए साथ हमेशा।